नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज कार्बन और उसके प्रमुख यौगिकों के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत अच्छा टॉपिक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अपने डे टू डे लाइफ से भी जुड़ी हुई है और इसमें से अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स भी हैं, यानी कार्बन के अपर रूप भी हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कार्बन की। देखो कार्बन, देखो प्रकृति में कार्बन जो है वो बड़ी प्रमुखता से पाया जाता है ना। पीरियोडिक टेबल अपन कर चुके हैं, तो अपन ने कार्बन को ऐसे लिखा था 6C12, है ना। यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, वो कितना है? 6 है ना एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक वेट जो है कार्बन का, एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार जो था वो कितना था? 12, है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन चले तो एक बार इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या देखो आप। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन अगर देखें तो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन यानी कि 6, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन देखिए तो 12 - 6 कितने? 6। यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही उसमें कितने हैं? 6, 6 एंड 6। चलो अब देखो बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर अपन कार्बन का एक चित्र बनाए तो देखो सेंटर के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, यानी न्यूक्लियस के अंदर। फिर पहला कक्ष जो आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट जो आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में अपन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट आएगा, है ना। अब भरने कितने टोटल? 6। 2 आपने भर दिए हैं और कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 and 4, है ना। फर्स्ट के अंदर कितने? 2, नेक्स्ट के अंदर कितने? 4। आप देखिए तो कार्बन के अंदर अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन आने की जगह है ना। यानी कि कार्बन अभी 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, कहीं से भी लेके आओ। तो ये कार्बन की संयोजकता कहलाती है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता रखती है उसको अपन ने क्या नाम दिया था? वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। और कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। यानी कि कार्बन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ सकता है, अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। कई बार होता है कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, कई बार कुछ और अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कार्बन के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो जनरली क्या होता है कि कार्बन कोशिश करता है कि मेरे ही जाति के जो दूसरे कार्बन हैं उनके साथ में जुड़ जाऊं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कल मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया था, याद है आपको? हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो हाइड्रोजन के बारे में हमारी बात हुई थी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। और डेस्परेटली हाइड्रोजन को जो है वो जरूरत है कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मिल जाए, आइदर शेयरिंग हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए यानी कि सहसंयोजक बंध बन जाए, या फिर कोई डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे यानी कि आयोनिक बॉन्ड बन जाए। जनरली क्या होता है, शेयरिंग वाला मामला चलता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि कार्बन भी हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन भी हाईली रिएक्टिव है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं, इसको अपन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है दोस्तों। तो अभी अपन सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। आप बस कार्बन के अंदर ये बेसिक चीजें याद रखना। क्या क्या याद रखोगे? एक तो ये 6C12 आपको जरूर याद रखना है, ये एकदम मतलब आपकी जबान पे होना चाहिए। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 है, संयोजकता कितनी है? 4 है। यानी कि कार्बन अपने साथ कितने जगहों चीजों को जोड़ सकता है? कार्बन अपने साथ 4 चीजों को जोड़ सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे ना उतने बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो हमेशा संयोजकता ये बताती है कि वो कितने बॉन्डिंग बना सकता है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इसी आधार पर क्या है, अब अपन आगे चलते हैं और अपन ये मान लेते हैं कि भाई कार्बन के अंदर जो आके जुड़ेगा उसको अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, हाइड्रोजन ही आके जुड़ेगा। तो अपन को अब अध्ययन करना है हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कार्बन की एक प्रवृत्ति है, उसको बोलते हैं
श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, है ना, श्रृंखला या चेन। मतलब कार्बन की एक हैबिट है कि कार्बन क्या करता है, अपने आगे से आगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे कार्बन को जोड़ता रहता है। इसको कार्बन की चेन बोला जाता है। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से एंड सो ऑन ये आगे चलता रहता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन की चेन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आप देखें, आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब कार्बन में कार्बन आकर जुड़ता है तब कार्बन चेन बनती है, तब कार्बन चेन बनती है। पहली बात, कार्बन के अंदर जब कार्बन आके जुड़ता है तब क्या होती है, कार्बन चेन बनती है। तो देखो क्या करना है अपन को, कार्बन, ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब देखो ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इसका मतलब है कि ये इतने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, इतने बंध बना सकता है। मैं बॉन्ड शब्द का प्रयोग करूंगा, ज्यादा ठीक लगता है। कार्बन क्या है, अपने चार तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है। अब मान लो ये दोनों कार्बन है ना, और ये एक दूसरे के पास आते, ठीक है, एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था। मान लीजिए ये दोनों कार्बन एक दूसरे के पास में आते हैं और क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये कार्बन कहता है यार देख, ये तेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, अपन इसको शेयर कर लेते हैं ना। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करता है, अभी कितना, एक बॉन्ड तो इन्होंने इधर शेयर कर लिया, अब इसके भी 3 इधर, इसके भी 3 इधर। तो जब कभी भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करता है ना, तब इसको बोलते हैं एल्केन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्केन। मान लो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड की शेयरिंग कर ले, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब पीछे कितने बच गए इन दोनों के पास, 2 बच गए। ठीक है, तब अपन इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और मान लो कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड की शेयरिंग कर ली, तो इसको अपन बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलोगे, एल्काइन। वापस बोलूं, वापस बोलता हूं, देखो देखो क्या है, जो यहां से शुरू करो, आप वापस से शुरू करो, ठीक है, वापस से शुरू करो, यहां से शुरू करो। देखो यार, अपने पास एक कार्बन है जो 4 बॉन्ड बना सकता है ना, एक और कार्बन है वो भी 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो ये कार्बन अगर दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, कि देख भाई एक तेरा एक मेरा, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जब भी कार्बन बनाता है कार्बन के साथ, तो उसको अपन बोलते हैं एल्केन। दूसरी कंडीशन क्या है, वो कहते हैं चल अपन एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना और शेयर कर लेते हैं। तो 2 इन्होंने यहां शेयर कर ली, टोटल वैलेंसी कितनी, 4 होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 और 4, वैलेंसी भी बैलेंस हो रही है, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसको बोलते हैं अपन एल्कीन, है ना। और ये कहता है चलो ठीक है यार, अपन ने इतना कर लिया है तो अपन ऐसा करते हैं, अपन 3 बॉन्ड की शेयरिंग कर लेते हैं। अब अपन कितनी बॉन्ड की शेयरिंग कर लेते हैं, 3 बॉन्ड की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, अब क्या एक एक बच जाएगा, क्योंकि देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 सेटिस्फाई, 1 2 3 4 सेटिस्फाई। तो दोनों ने क्या किया, कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, है ना, और एक एक एंड फ्री रख दिया। चौथा एंड भी बन सकता है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जुड़ सकते हैं, बट इसके लिए क्या अपन को बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। ऐसा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अपन को मतलब जनरली नहीं मिलता है। अगर कोई वॉल्केनो हो, ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी के अंदर जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलता है, तब ये कार्बन के चारों बॉन्ड आपस में दूसरे कार्बन से जुड़ जाते हैं और फिर हीरे का निर्माण होता है, डायमंड बनता है। वो उससे ज्यादा मजबूत फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हीरा जो है या डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल एवर फाउंड ऑन अर्थ। डायमंड से ज्यादा हमारे पास कठोर कुछ नहीं है। और डायमंड क्या है, एक श्योरली एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसमें चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए। बट नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास कार्बन के हमेशा 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कंसेप्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, जब भी क्या होगा, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो अपन लिखेंगे एन। जब कार्बन 2 की शेयरिंग करेगा तब अपन उसको लिखेंगे इन। और जब भी कार्बन 3 की शेयरिंग करेगा तब अपन उसको लिखेंगे आइन, है ना। ये जो होते हैं ये सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, सफिक्स, या जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय।
प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, सफिक्स हमेशा कहां लगता है, नाम के एंड में लगता है। तो साहब पहले क्या आएगा, पहले आएगा नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन। अब यार ये नंबर ऑफ कार्बन क्या चीज है वो देखना पड़ेगा। देखो कार्बन का जितना नंबर होगा, जो संख्या होगी, वो उसका प्रीफिक्स होगा। जैसे मैं कह दूं यार एक कार्बन है, कितना है, एक, तो आप लिखेंगे मैथ। क्या लिखेंगे, मैथ। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो आप लिखेंगे एथ। क्या लिखेंगे, एथ। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आप लिखेंगे प्रॉप। क्या लिखेंगे, प्रॉप। अगर आपके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, तो आप लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अगर आपके पास 5 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। अगर आपके पास 6 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे हेक्स। हेक्स। अगर आपके पास 7 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे हैप। हैप। और अगर आपके पास 8 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे ऑक। क्या लिखेंगे, ऑक। एंड सो ऑन चलता रहता है, डेका वगैरह, आगे 10 कार्बन की, 11 कार्बन की, 12 कार्बन की, ऐसे चलता ही जाता है। क्योंकि कार्बन की ये टेंडेंसी है कि वो अपने दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है, चेन बनाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम लिखे है ना, ये सब क्या है, ये प्रीफिक्स है। ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे जो अपन ने लिखे हैं, एथ, मैथ, प्रॉप, हैप, ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स कैसे डिसाइड करते हैं अपन, नंबर ऑफ कार्बन से। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सफिक्स बताया। सफिक्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो आप लिखेंगे एन, है ना। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो आप लिखेंगे इन। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो आप लिखेंगे आइन। तो ये हो गए प्रीफिक्स और ये हो गया सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के एक नाम बनता है। उसमें अपन क्या देखते हैं, पहला देखते हैं अपन नंबर ऑफ कार्बन कितने, दूसरा अपन देखते हैं कार्बन ने कार्बन के साथ कितनी शेयरिंग करी है। अगर उनके बीच ऐसे सिंगल लाइन है, इसका मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो अपन सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अगर पता चलता है कि कार्बन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो अपन इन लिख देंगे। अपन देखते हैं कार्बन ने कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो अपन आइन लिख देंगे। बात समझ रहे हैं। यहां से अब कंसेप्ट आता है हाइड्रोकार्बन का, कि साहब आपने कहा कि कार्बन ने एक कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, पर अभी भी इनके 3-3 बॉन्ड तो फ्री है ना। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो अभी भी तो इसके 2 बॉन्ड फ्री है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो अभी भी तो इसका एक एक बॉन्ड फ्री है। वहां पे कौन आएगा, क्या वहां पे कार्बन आएगा या वहां पे कुछ और आएगा। तो देखो जनरली क्या होता है, मैंने अभी आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था, जहां कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के अलावा बॉन्डिंग होती है तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। जैसे आप पहला वाला उदाहरण देखो कि साहब मैंने एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, पर अभी भी इसके पास 3 स्थान खाली पड़े हैं, दोनों के पास 3-3 जगह खाली पड़ी है। तो क्या करें, उसकी जगह पे H जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी कि हर हाइड्रोजन जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन के पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन स्पेयर में पड़े, वो तीनों को एक एक दे देगा। यहां पे देखो आप कि साहब कार्बन और कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यानी कि अब इन दोनों के पास 2-2 जगह खाली पड़ी है, क्योंकि 2 तो शेयर हो गई, 2 और 2 4, तो यहां पर भी आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, है ना। अब तीसरा एग्जांपल देखो कि कार्बन ने कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी है, तो अब दोनों के पास एक एक जगह पड़ी है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास एन, इन और आइन आता है ना, यानी कि सिंगल बॉन्ड शेयरिंग, डबल बॉन्ड शेयरिंग और ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग, तो पर्टिकुलर एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला चलता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि यहां पे हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए देखो, जब कार्बन ने कार्बन के साथ शेयरिंग करी, यानी कार्बन तो कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। बात समझ रहे। तो इससे क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है। जनरल फॉर्मूला क्या बनता है कि जब कभी भी आपके पास सिंगल बॉन्ड कार्बन की शेयरिंग हुई है और मान लीजिए कार्बन की संख्या है n, तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 2n+2। वापस बताऊं कि साहब आपके पास कार्बन अगर 2 थे, कार्बन 2 थे ना, एक ये रहा एक ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। या तो हर बार ये चित्र बना के देखो, नहीं तो क्या करो, ये फॉर्मूला याद कर लो कि एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन की संख्या 2 है, n की जगह 2 रख के देखो, C2, यहां पे 2 रखो, 2n, 2 दूनी 4 + 2 6, आया हाइड्रोजन 6।
ऐसे कैसे, आप देखो यहां पे ये सब कार्बन 2 थे और हाइड्रोजन 1 2 3 4 H4 था, यानी कि जब डबल बॉन्ड की शेयरिंग होती है तो जस्ट दुगने हाइड्रोजन आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन का फॉर्मूला होगा CnH2n, बस CnH2n। आप रख के देख लो कि साहब अगर कार्बन 2 थे तो यहाँ पे C2 लिख दिया, आपने कहा साहब कार्बन 2 है तो n की जगह 2 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, H4 हो गया। ऐसे कैसे तीसरे को करके देखो कि साहब यहाँ पे देखो कार्बन तो 2 थे और हाइड्रोजन भी 2 थे, तब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो देखो आप आयन के अंदर क्या लिखूं मैं, CnH2n -2, वापस -2 कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होता है, करके देख लो कि साहब n की जगह मैं रख देता हूं 2, यहां पे n की जगह जब 2 रखा तो 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 गए तो वापस कितना आ गया, 2 आ गया, तो H2C2H2। बात समझ रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एल्केन एल्कीन एल्काइन में, कि अब एल्केन का मतलब तो समझ गए ना, सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला क्या है CnH2n+2। आपको पूछ लिया जाए कि पता चल गया कि 2 बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है या नाम ही एल्कीन लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा यार इसके अंदर CnH2n फॉर्मूला काम आएगा। आपको सामने लिखा हुआ है एल्काइन, है ना, तो आपको सामने आ जाएगा कि यार इसके अंदर 3 बॉन्ड की शेयरिंग हुई है और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा CnH2n -2। अब ये एल्क जो है ना, एल्केन, मैं बार बार बोल रहा हूं एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये एल्क शब्द जो है इसके लिए मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट का हम प्रयोग करेंगे, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। देखो अगर अभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो सिर्फ 2 बात याद रखो, सिर्फ 2 चीजें याद रखो, फिर मैं बताता हूं इसका अपन को करना क्या है, एग्जाम में काम कैसे आएगा। आप बस ये याद रखो कि साहब मैथ एथ प्रॉप ब्यूट इनका मतलब क्या है, कि साहब मैथ बोला मतलब 1 कार्बन, प्रॉप बोला मतलब 3 कार्बन, पेंट बोला मतलब 5 कार्बन, पहली बात। और मैं बोलूं एन कि यार कार्बन कार्बन की 1 शेयरिंग हो रही है, मैं बोला इन कि यार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, मैं बोला आइन कि कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। अब करते हैं कि इसका यूज कैसे आएगा। देखो इसका यूज या एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, ये 2 तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए उसने आपको बोला कि आप मुझे एथेन का फॉर्मूला बताओ, एथेन। आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एथेन, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से एथेन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा निम्न में से एथेन है। चलो देखते हैं। देखो नाम एथेन लिखा हुआ है, कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, मैंने बार बार बोला एल्केन। अब यहां एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन से ये लिखा हुआ नंबर ऑफ कार्बन एथ, नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है एथ। अब याद करो 1 कार्बन था तो क्या था, मैथ, 2 कार्बन थे तो क्या था, एथ। इसका मतलब है कि यहां पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। पहली बात, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे कितने हो जाएंगे, 2, n बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब याद करो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, यही फॉर्मूला था ना। अभी मैंने बताया ना कि कभी भी एन साउंड आए पीछे, एल्केन साउंड आए तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, CnH2n+2। चलो ठीक है, कर देते हैं आगे। इसने कहा साहब आप मुझे बताओ एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे पता चल गया कि साहब यहां पे CnH2n+2 फॉर्मूला लगाना है। एथ का मतलब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो n की जगह पे मैं 2 रख देता हूं, रखो n की जगह पे 2, H2 रखो n की जगह पे 2 +2, फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनल फॉर्मूला बन गया C2, 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके सामने, एथेन का। वो कह दे कि चलो साहब आप तो मुझे एथीन का फॉर्मूला बताओ, एथीन क्या फॉर्मूला बताओ साहब, आप एथीन का फॉर्मूला बताओ। हाथों हाथ दिमाग में जाना चाहिए कि यार एथीन के फॉर्मूले में CnH2n आता है। चलो ठीक है, एथ का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो चलो फॉर्मूले के अंदर 2 रखो, n की जगह रखो 2, वापस रखो यहाँ पे भी 2, n की जगह रखो 2, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, C2H4। पता चल जाएगा साहब C2H4 जो है वो क्या है, एथीन है। चलो एक और करते हैं। वो आपको बोले कि साहब आप तो मुझे
पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, पेंटेन किसका फॉर्मूला बताओ, पेंटेन। अगेन साउंड क्या आ रहा है, एन का साउंड आ रहा है, एन का। इसका मतलब है यहां पर भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, CnH2n+2। पर अब की पेंट है, पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। चलो बना के देखो, Cn की जगह रखो 5, H2n की जगह रखो कितना 5 + 2, फाइनल क्या आ जाएगा C5, 5 दूनी 10 और 2 12, H12। ये किसका फॉर्मूला आ गया साहब, पेंटेन का फॉर्मूला आ गया। ऐसे कैसे, चलो एक दो और करते हैं, एक दो और करके देखो, है ना। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आप भी साथ में सॉल्व करो, है ना। बाकी मैं आंसर लिखता हूं। जैसे अपन करेंगे मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इस चीज को करने के लिए आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाला। मैं साइड में लिख देता हूं एक बार के लिए कि साहब मेरे पास एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। मेरे पास एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n। मेरे पास एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या था कि CnH2n-2। सिंपल फॉर्मूला है। चलो अब वो बोलता है मैथेन, तो सबसे पहले दिमाग में आता है मैथ। यार मैथ का नंबर मतलब एक कार्बन है, मैथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, है ना। फॉर्मूला सेम रहेगा, CnH2n+2, है ना। तो देखो मैथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, n बराबर 1, तो n की जगह रखो 1। फिर आया H2n, 2 1 + 2, है ना। n की जगह 1 रखा, ये फॉर्मूला काम में लिया मैंने। फाइनल आंसर क्या आ गया, C। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, 1 लिखो तो भी गलत नहीं, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 ही आएगा, 2 + 2 4, CH4। साहब मैथेन का फॉर्मूला आ गया CH4। चलो प्रोपेन देखो कि साहब प्रोपेन में n का मतलब है 3, कार्बन की संख्या है 3, तो साहब हाइड्रोजन 2, n की जगह 3 + 2, फाइनल फॉर्मूला C3, 3 दूनी 6 और 2 8। चलो ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है साहब n मतलब 4, फॉर्मूला वही एल्केन वाला काम आएगा। C की जगह रखा 4, H की जगह, अब डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट ऐसे बार बार ऐसे नहीं करना कि साहब n की जगह जब मैं 4 रखूंगा और 4 को 2 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 + 2 यानी कि 10, C4H10। हेक्सेन, अब हेक्सेन का मतलब है n की जगह 6 रखना है, रखो CN 6 H2n, 2n मतलब 6 दूनी 12 + 2 यानी कि 14, ये आ गया हेक्सेन का फॉर्मूला। तो दोस्तों आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये दो चीज आती है, प्रीफिक्स और सफिक्स आता है, आपके सामने कैसे ही कंपाउंड रख दिया जाए आपको हाथों हाथ क्लिक होगा कि इसमें फर्क क्या है। कई जगहों पे एथीन शब्द का प्रयोग आएगा, कई जगहों पे एसिटिलीन शब्द का प्रयोग आएगा, कहीं पे एसिटिन शब्द का प्रयोग आएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये तो कॉमन शब्द है, तो हाथों हाथ आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे फॉर्मूला क्या काम आएगा। चाहे आप उसने आपको सीधा लिख दिया है, जैसे मैं बताऊं एक बड़ा फेमस सवाल है, रसोई गैस, रसोई घर में जो रसोई गैस में प्रयुक्त की जाने वाली गैस के अंदर कौन से यौगिक होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन द क्या बोले इसको, रसोई गैस, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, हाउस होल्ड सिलेंडर जिसको आप बोलते हो। अब उसमें नीचे क्या होता है, नीचे फॉर्मूला भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है ना। फॉर्मूला लिख दिया ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन और प्रोपेन, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अगर उन्होंने वहां पे आपको इस तरीके से लिख के दे दिया ना तो आप फंस जाओगे, है ना। जैसे रसोई गैस में मिलता है सबसे ज्यादा ब्यूटेन, रसोई गैस में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। अब उसने क्या किया, आपको याद है ब्यूटेन और प्रोपेन, पर उसने ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं लिखा, उसने लिखा C4H12 C3H8, उसने लिखा C4H10 C3H6, उसने लिखा C4H6 C3H5। अब कैसे पता लगाओगे,
तो आपको हाथों हाथ पता चलना चाहिए कि यार प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों में एल्केन वाला फॉर्मूला काम आएगा, जिसमें CnH2n+2 वाला फॉर्मूला काम करता है। इसका मतलब CnH2n यानी ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 4 दूनी 8 प्लस 2 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 12 लिख दिया यहाँ पे, ये भी गलत है। C4H10 ये सही है ना। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला ही नहीं है, H12 होता ही नहीं है ना। H कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा। तो देखो मैं एक बार आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवा देता हूं। मैंने हेक्सेन तक आपको बता दिया, अब मैं आपको प्रोपीन वगैरह बताता हूं। देखो प्रोपीन यानी कि N की जगह तो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। प्रोपीन CnH2n+2 यानी कि C3H2n, बस तो 2 3 दूनी 6। ब्यूटीन यानी कि N का मतलब यहाँ पे 4 है, रखो C4 यानी कि 4 दूनी 8। पेंटीन के 5 है, N बराबर पेंट में कितने होते हैं 5, तो C5H 5 दूनी 10, ये लो। प्रोपाइन यानी कि प्रोपाइन के अंदर फॉर्मूला काम आएगा CnH2n-2, 2n में से 2 घटाने, चलो यहां पे N का मतलब कितना 3, तो Cn यानी कि 3, फिर H2n यानी कि 3 दूनी 6 -2, तो आ गया 4। ब्यूटाइन के साथ N की जगह रखो 4, फॉर्मूला काम में लो C4 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। हेक्साइन के साथ C की जगह रखना है मुझे, हेक्स का मतलब होता है 6, 6 H2n रखो 6 दूनी 12, उसमें से 2 घटाओ कि 10, C6H10। इस तरह से दोस्तों बनते हैं ये फॉर्मूले। कर लोगे आप कि अगर आपको कभी भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन वगैरह लिखा हो तो आप या तो देखो इसको रटने के लिए बैठो, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, मेथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, या तो रटने बैठो या फिर इसको डायरेक्ट कर लो। बात समझ रहे हो? डायरेक्टली आप इसको याद कर लो कि यार कुछ नहीं है, मैथ एथ प्रोप 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। एल्केन एल्कीन एल्काइन CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, बस इसके हिसाब से मैं फॉर्मूला बना दूंगा। ये ज्यादा हेक्टिक नहीं है, ये भारी नहीं है ना। आप अगर इस कोई पहली बार भी अगर लेक्चर देख रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2-3 बार इसको वापस देखना, एक बार हाथ से बनाना। हाथ से क्या लिखोगे, अपने नोट्स जब भी बनाओगे तो सबसे पहले आप इस चीज को लिखोगे। पहली चीज तो लिखोगे ये एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन, इट मींस 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 कार्बन मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट। देन आप लिखोगे एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन एंड CnH2n-2 एल्काइन। क्लियर है? ये जो पूरा सिस्टम है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन वाला, इन सभी को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखो अब एक चीज करते हैं अपन कि अपने को प्रमुख हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स जो रोज काम आएंगे अपन को, रोज इनके बारे में पूछा जाएगा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी। देखो सबसे पहला ही करना है अपन को मैथेन। क्या करना है? मैथेन बहुत काम का है, मैथेन बहुत काम का है ना। अब मैथ से समझ में आ रहा है कार्बन कितने होंगे, 1 होगा। एन से समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CnH2n+2 वाला। एन कितना है कार्बन, मैथ 1 ही है, रख के देख लो यार, C1H की जगह 2, 1 + 2, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा CH4। तो मैथेन का फॉर्मूला अपने पास क्या है, CH4। बात समझ रहे? मैथेन का इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, जैसे सबसे पहले मैथेन है हमारी प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस CH4 ही होती है। बात समझ रहे? मैथेन जो है नेचुरल गैस जो आती है ना, नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम के इसके कायदा जैसे पेट्रोलियम निकाला जाता है जमीन से, वैसे वैसे गैस भी निकाली जाती है ना। तो नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, मुख्य कंपोनेंट कौन सा है, मैथेन गैस है। ऐसे कैसे, आपने नाम सुना होगा CNG, CNG नाम सुना है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
सीएनजी का भी मेन कंपोनेंट क्या है? मेथेन है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मेथेन जो है दोस्तों ये ज्यादा अच्छा है, किससे? आपके जो अपन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। इससे जो एग्जॉस्ट निकलता है ना, उसमें एग्जॉस्ट में नाम मात्र के प्रदूषण होते हैं। इसीलिए सीएनजी ऑटो रिक्शा, सीएनजी ट्रेन और इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना। अभी भारत में ज्यादा जगह नहीं हुआ है, बट सीएनजी का भी मेन कंपोनेंट क्या है? मेथेन है, याद रह जाएगा। इसके अलावा देखो मेथेन का एक नाम और है, मेथेन का एक नाम और है, इसको बोलते हैं मार्श गैस। क्या बोलते हैं? मार्श गैस, याद रह जाएगा। मार्श का मतलब होता है दलदल। मार्श का मतलब क्या है? दलदल। दलदल समझते हो ना, कहीं पे कादा कीचड़ इकट्ठा हो गया है, कीचड़ कीचड़ जिसको बोलते हो आप, वहां पर भी मेथेन गैस आपको मिलती है। तो मेथेन गैस अगर प्रकृति में देखा जाए तो आपको कहां कहां मिलेगी? कीचड़ में, कीचड़ या दलदल में, मार्श में। ये प्राकृतिक रूप से आपको वहां पर मिलेगी। धान के यानी कि चावल के जो खेत होते हैं उनके अंदर भी मेथेन गैस का स्तर काफी होता है। कोयले की जो खदानें हैं, कोयला खदान, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब जगह कार्बन है, कोयला क्या है? कार्बन है ना, हाइड्रोजन गैस से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते। कोयले की खदानों में भी मेथेन का स्तर बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे कैसे? आपने देखा होगा ये गाय और भैंस जैसे जानवर होते हैं ना, ये क्या करते हैं? बहुत सारा खा लेते हैं चारा वगैरह, फिर एक जगह बैठ के इसको वापस निकालते हैं मुंह में, पेट में से, और फिर इसको जुगाली करते रहते हैं, ऐसे च्यू करते रहते हैं, है ना। ये गाय और भैंस जो जुगाली करती है ना, बैठे बैठे वापस अपना खाना चबाते रहते हैं, उस समय भी मेथेन गैस का बहुत रिसाव होता है। बात समझ रहे? ये यूपीएससी में आया था, आईएएस का क्वेश्चन है, जब मेरे को याद है, उन्होंने बोला था कि मेथेन गैस आपको कहां कहां मिलेंगी? कीचड़ में, यस। ये चावल और धान के खेतों में, यस। कोयले की खदानों में, यस। गाय और भैंस के जुगाली करते समय, यस। याद रह जाएगा। तो देखो, चाहे नेचुरल गैस पूछ ले जो अपन जमीन में से निकालते हैं, चाहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूछ ले, सीएनजी पूछ ले, ठीक है, या फिर ये सारे ऑप्शन पूछ ले, इन सभी में क्या बात कॉमन है? इन सभी में आपको मेथेन गैस मिलेगी ही मिलेगी, पहली बात। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोकार्बन का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसको अपन बोलते हैं एलपीजी। क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? द्रवित पेट्रोलियम गैस। बात समझे? देखो, एलपीजी के अंदर मुख्य रूप से मिलता है ब्यूटेन, सबसे मुख्य मिलता है ब्यूटेन, प्लस इसमें मिलता है प्रोपेन। याद रह जाएगा। एलपीजी जो अपन घरों में रसोई गैस काम में लेते हैं, उसके अंदर कौन सा हाइड्रोकार्बन काम आता है? ब्यूटेन काम आता है और प्रोपेन काम आता है। अब देखो, ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। एन यानी C4H2N प्लस 2 वाला फॉर्मूला, तो 2 × 4 + 2, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या आ गया? C4, 4 दूनी 8 और 10, C4H10। ये किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। प्रोपेन को देखो, प्रोपेन, प्रोप, 3 कार्बन, C की जगह, N की जगह 3, प्लस H2N 3 + 2 करके देखो, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, H8। ये क्या है? प्रोपेन। तो पेट्रोलियम गैस जो है, यानी कि अपने पास जो ये एलपीजी गैस है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें प्रयोग में ली जाती है? सबसे ज्यादा ब्यूटेन होती है, ऑलमोस्ट 85% जो है वो ब्यूटेन होती है, कुछ मात्रा में प्रोपेन मिलाई जाती है ना, हल्की होती है इसलिए। और इसके साथ साथ एक चीज और मिलाती है, मरकैप्टन। मरकैप्टन ये थोड़ा सल्फर का एक यौगिक है, इसके अंदर गंधक होता है, सल्फर होता है। मरकैप्टन एलपीजी को गंध देता है। एलपीजी कभी आपने देखा जब लीक होती है ना, एक बहुत तीखी स्मेल आती है, पता चल जाता है गैस कहीं से लीक हो रही है या गैस का बर्नर खुला रह गया। तो एलपीजी को उसकी जो वो स्पेसिफाइड वो जो गंध मिलती है ना, ये जो स्मेल मिलती है ना, ये किससे मिलती है? मरकैप्टन से मिलती है। किससे मिलती है? मरकैप्टन से। याद रह जाएगा। फिर देखो, एक चीज और बताऊं मैं आपको, पेट्रोल। पेट्रोल रोजमर्रा का इस्तेमाल होने वाला। देखो, पेट्रोल के अंदर 8 कार्बन की चेन होती है।
पेट्रोल के अंदर कितने कार्बन की चेन होती है? 8 कार्बन की चेन होती है। यानी कि यहां पर ऑक्टेन काम आता है। ऑक्टेन क्या है? C8 H2 8+2 C8 8 दूनी 16 और 2 18 C8H18। ये है हमारा पेट्रोल का मुख्य घटक। कभी आपसे पूछ ले पेट्रोल में मुख्यतः कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है पेट्रोल में, तो आप हमेशा बोलेंगे ऑक्टेन। पेट्रोल में हमेशा सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्टेन मिलता है। पेट्रोल के अंदर जितना ज्यादा ऑक्टेन होगा, जितना ज्यादा C8H18 होगा, उतना ही ज्यादा पेट्रोल क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंट होगा, उतना बढ़िया पेट्रोल होगा। इसीलिए पेट्रोल की जो क्वालिटी जानते हैं ना, क्वालिटी कि किस क्वालिटी का पेट्रोल है, तो हमेशा पेट्रोल की क्वालिटी जानने के लिए उसके ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी पूछ ले आपसे ऑक्टेन नंबर किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। तो समझ में आया कि अगर कार्बन की संख्या 8 हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्टेन। और ऑक्टेन को अपन नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? पेट्रोल के नाम से जानते हैं। ऐसे कैसे? देखो आपने सुना होगा डीजल, है ना? डीजल, डीजल क्या है? डीजल है डेकेन। डेकेन। अब डेका पता है? डेका मतलब कार्बन के 10 एक साथ की चेन है। कार्बन के एटम कितने हैं? 10 चेन है। तो यहां पे अगेन C10H2 इंटू N+2 यानी कि C10 10 दूनी 20 और 22। ये हो गया क्या? डेकेन। और डेकेन का मतलब सीधा सीधा किससे है? डीजल से। डीजल के अंदर 10 कार्बन वाली चेन होती है। जैसे जैसे आप देखो कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे इसका मास बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसका भार बढ़ रहा है, ये गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, अभी अपन ने C1 C2 C3 C4 C5 ऑलमोस्ट C5 तक कार्बन की संख्या, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब कैसे हैं? ये सब गैस है। ये सब क्या है? गैस है। और बढ़ाओ C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12, ये सब लिक्विड है। ये सब क्या है? लिक्विड है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे उस लिक्विड की वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। वॉलेटिलिटी का मतलब है उसका उड़ जाना। पेट्रोल बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, क्योंकि देखो ऑक्टेन पे। डीजल भाप बन के कम उड़ता है C10 पे। और आगे जाओगे तो केरोसिन मिलेगा। केरोसिन होता है ना मिट्टी का तेल, वो C12 से लेके C15-16 तक आपको मिलता है। केरोसिन अलग अलग टाइप का होता है। और आगे जाओगे आपको C18-20 के आसपास तो आपको मिलेगा वैक्स। वैक्स पता है आपको? मॉम, मॉम होती है ना, मोमबत्ती, एकदम सॉलिड है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। और आगे जाओगे आपको लगभग C24 C25 तक तो आपको मिलेगा टार। टार, ठीक है, इसको कोल तार भी बोलते हैं, कोल तार। बात समझ रहे? एकदम लिसा सॉलिड पदार्थ होता है। सड़कें बनती हुई देखिए कोल तार की या डामर की सड़क जिसको आप बोलते हो, वो भी यहीं से आता है। कहने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका यौगिक या कंपाउंड जो है वो भारी होता जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी, मेथेन बताई, और मैंने आपको ब्यूटेन प्रोपेन यानी कि एलपीजी के बारे में बताया। इनको आप जरूर जरूर याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। वैसे अभी हाइड्रोकार्बन और कार्बन के कुछ और यौगिक खूब सारे हमारे, बहुत सारी चीजें, पर अभी अपन उसको थोड़ा सा अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं ताकि कार्बन का मामला अपना खत्म हो जाए। देखो एक और चीज अपन को करनी है, कार्बन के अपर रूप, ये होते हैं, अपर रूप को बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रोप क्या होता है? ऐसे यौगिक या तत्व जो किसी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हों, पर उनकी ज्यामितीय संरचना
ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्यामितीय संरचना क्या होती है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्यामितीय संरचना अलग अलग हो जिससे उसके रासायनिक और भौतिक गुण भी बदल जाते। क्या कहना चाह रहा है ये कि आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कोई कंपाउंड है, कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, जिसमें क्या है, एक जैसे ही एटम, सारे एटम क्या है, एक जैसे। कार्बन तो सब कार्बन है, परंतु एक कार्बन दूसरे कार्बन से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उसके रासायनिक यानी कि केमिकल और भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई है ना। यानी कि उनका मेन एलिमेंट तो सेम है, पर उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है कि फाइनल प्रोडक्ट कुछ और बन गया। उदाहरण लेते हैं अपन, देखो एग्जाम्पल बढ़िया। देखो पहला उदाहरण है हीरा और दूसरा उदाहरण है इसका ग्रेफाइट। देखो हीरा समझते ही हो आप, है ना, आपने देखा हुआ भी होगा या समझते हैं आप उसमें। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पता है अपन जो पेंसिल का काम लेते हैं ना, पेंसिल, शीशा पेंसिल जिसको आप बोलते हैं, एक्चुअली वो ग्रेफाइट पेंसिल है। और उसका जो वो मेन लिखने वाला हिस्सा है काला वाला, वो प्योर कार्बन है। बात समझ रहे हैं? पर कहां ग्रेफाइट इतना मुलायम, कमजोर, और कहां हीरा एकदम मजबूत। दोनों में कार्बन है, पर ऐसा क्या हुआ कि एक तो इतना मजबूत बन गया और एक इतना कमजोर बन गया। देखो कार्बन के अंदर कितने 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। कार्बन कितने 4 बॉन्ड बना सकता है। हीरे में क्या होता है, हर कार्बन के चारों बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये आगे फिर अगले से जुड़ते हैं। कहने का मतलब है हीरे के अंदर कहीं पर भी एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता है। कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हीरे के अंदर फ्री नहीं होता है। चारों इलेक्ट्रॉन जो है हीरे के, वो चारों जगह पे बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन का एक भी बॉन्ड फ्री नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हिल ही नहीं सकता है। पर कार्बन के ये चारों बॉन्ड बनने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। ऐसा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपको मिलता है वॉल्केनो में, ज्वालामुखी होते हैं ना, वहां पर मिलता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए हीरे अपन को नॉर्मली सब जगह मिलते भी नहीं। जहां कहीं पर ज्वालामुखी गतिविधियां हुई है, कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वहां पे जरूर हीरे मिलेंगे आपको। तो फिर ग्रेफाइट में क्या होता है? देखो जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, ग्रेफाइट में क्या होता है, हमेशा एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ, है ना, इस तरह से बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड जो है वो हमेशा फ्री रहता है। एक कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड ही बनाता है। हीरे के अंदर तो क्या किया उसने, चारों बॉन्ड बना लिए। ग्रेफाइट के अंदर क्या किया उसने 3 बॉन्ड तो बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रख दिया है, उसमें भी कार्बन है। ये ज्योमेट्री है इसकी। तो इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, क्या होता है, कार्बन के जो भी एटम है वो जुड़ते जाते हैं। हीरे में क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है एकदम पिरामिड टाइप की। हर हीरे में जितने कार्बन है, हर कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, कोई स्पेस ही नहीं है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, 4 में से 3 हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, एक हमेशा फ्री रहता है। बात समझ रहे हो? इसीलिए हीरा बहुत कठोर है, कितना भी दबा दो, कुछ भी कर दो, हीरा अपना वो बॉन्ड नहीं तोड़ता। ग्रेफाइट क्या है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री है, तो बहुत ज्यादा मुलायम है। बात समझ रहे? अगर आप हीरे इस ग्रेफाइट के ऊपर प्रेशर लगाओगे, तो क्योंकि इनकी संरचना कैसी है, लेयर बाय लेयर है, परत दर परत है, तो ज्यादा प्रेशर लगाते हैं ना तो एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। क्या करते हैं, ये फिसल जाते हैं। तो आपको समझ में आया, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन है, पर कार्बन के एलोट्रोप है। एलोट्रोप क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं, पर इनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। बात समझे, एलोट्रोप क्या होते हैं। अब थोड़ा हीरा और ग्रेफाइट का आप थोड़ा सा एक प्रॉपर्टीज देख लीजिए। आपके पास हीरा है, ठीक है, अभी तक प्रकृति में जो प्राप्त है वो सबसे कठोर, हार्डेस्ट
मैटर जो हमें पता है आज तक प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ पृथ्वी पे जो हमको मिला है वो हीरा। हीरे से ज्यादा कोई भी कठोर नहीं है, ठीक है। हीरा विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। बात समझ रहे? इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हीरे में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ही नहीं, है ना। तो इस हीरे का यूज कहाँ आता है? देखो, आभूषण बनाने में तो हीरे का प्रयोग आता ही आता है। ये वो जो भी ज्वेलरी बनाते हो आप, हीरे का प्रयोग आता है ड्रिल और कटिंग बिट बनाने में। कभी आपने ऐसी बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें देखी हो, खास करके जो ये सुरंगें बनाते हैं ना, टनल्स बनाते हैं, टनल्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी ड्रिल्स आती है। उन ड्रिल के आगे का जो सबसे आगे वाला नुकीला हिस्सा होता है ना, वो डायमंड का बनाया जाता है। कांच को काटने के लिए, एकदम सीधे तरीके से काटने के लिए डायमंड बिट्स का प्रयोग होता है। उनका जो लास्ट का नुक्का होता है ना, जो टिप होती है, वो डायमंड की बनाई जाती है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहां होता है? पहली बात तो ग्रेफाइट अत्यंत कमजोर है, कमजोर भी कह सकते हो, मुलायम भी कह सकते हो, सॉफ्ट। विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, समझते हो ना? सुचालक, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में, ये तो पता ही है। और सबसे बढ़िया इसका प्रयोग होता है, हिंदी में लिखूं तो शुष्क स्नेहक के रूप, शुष्क स्नेहक, और इंग्लिश में शुष्क स्नेहक लिखूं तो ड्राई ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट आपको पता है, ग्रीस, ऑयल, ये सब ल्यूब्रिकेंट होते हैं। जहां कहीं पर भी आपकी घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन को आप कम करना चाहते हैं, तो आप ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। पर आप देखो तो ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, चिपचिपे होते हैं। हर जगह आप ये चिपचिप वाला काम में नहीं ले सकते, इसलिए कहीं पर भी आपको ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग करना है और चिपचिपाहट भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करें? ग्रेफाइट का प्रयोग। उदाहरण दूं, ये अपनी घड़ियां आती है ना, चाहे वो दीवार वाली हो, हाथ वाली हो, इसके अंदर आपको पता है कई सारे व्हील्स होते हैं, घूमते रहते। ऑब्वियस सी बात है, इनमें भी घर्षण होगा, तो तेल तो डाल नहीं सकता मैं, तेल रिश्ता रहेगा ना, उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में। याद रह जाएगा। तो ये हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा अपने पास कार्बन का एक अपर रूप और है, जिसे बोलते हैं फुलरीन। क्या बोलते हैं? फुलरीन। फुलरीन का एक नाम और है बकी बॉल, बकी बॉल। एक्चुअली इसकी खोज की थी बंक मिस्टर फुलरीन ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? फुलरीन। फुलरीन में क्या होता है? कार्बन के अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, C60 हो सकता है, 72 हो सकता है, 90 हो सकता है, 108 हो सकता है, अलग अलग होते हैं। जैसे मैं कार्बन 60 की बात करता हूं, यानी कि कार्बन के 60 एटम है, और ये 60 एटम जो है ना, ये एक दूसरे से एक गोलाकार संरचना में जुड़े हुए हैं, इस तरीके। कार्बन के 60 एटम जो है वो एक बॉल के जैसे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, एक बॉल के जैसा होता है, और हर जो है वो अपने दूसरे वाले से जुड़ा हुआ होता है, सब आपस में जुड़े हुए। कुछ इस तरीके से हर एटम जो है अपने पास वाले एटम से एकदम क्लोज्ड स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ रहता है। बट ये कैसे होते हैं? एक सर्कुलर टाइप के होते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से एक फुलरीन की संरचना बनती है। ऐसे बनता है फुलरीन। बात समझ रहे? हर एक कार्बन जो है एक सर्कल के अंदर अपने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। 60 कार्बन को एक साथ ऐसे एक फुटबॉल की शेप के अंदर जोड़ दिया जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? फुलरीन बोलते हैं। फुलरीन क्या होता है दोस्तों? बहुत ही मजबूत होता है, बात समझ रहे हैं, और थोड़ा लचीला टाइप का भी होता है, थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल होता है। इससे क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह जो हैं, कार्बन का फाइबर वगैरह है, कार्बन आजकल आपने गाड़ियों में देखा होगा कार्बन फाइबर का बना हुआ है, साहब कार्बन फाइबर का बना हुआ है, उसमें फुलरीन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एक कार्बन का आजकल अपूर्व रूप और है, उसका नाम है ग्रेफीन। क्या नाम है? ग्रेफीन। देखो ग्रेफीन जो है ये 2010 के अंदर खोजा गया था। ये एक नैनो पार्टिकल है। नैनो पार्टिकल वो होते हैं, ये क्या है? ग्रेफीन एक नैनो पार्टिकल है। ग्रेफीन नैनो पार्टिकल मतलब जिनकी पार्टिकल की रेडियस 10⁻⁹ मीटर होती है। 10⁻⁹ का मतलब ही होता है नैनोमीटर, नैनो, है ना। ग्रेफीन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बनाया जाता है। ग्रेफीन की खासियत क्या है? ग्रेफीन बहुत मजबूत होता है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होता है। आज की तारीख में जो फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स बनाई जा रही है ना, फ्लेक्सिबल स्क्रीन, ये आपने नए फोन देखे होंगे, अभी ऐसे सैमसंग वगैरह के आए थे, आप उनकी स्क्रीन को फोल्ड करके जेब में रख सकते हैं। वापस आया, स्क्रीन को खोल दीजिए, स्क्रीन आपको ऐसे दिखेगी। अभी तो क्या होता है, स्क्रीन थोड़ा सा आप कहीं गिर गया, फोन बैंड हो जा, मतलब खराब हो जाती है। अब ऐसे फोल्डेबल स्क्रीन के जो फोन आ रहे हैं ना, वो सब किसके बने हैं? ग्रेफीन के बने हैं। और ग्रेफीन भी जो है ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, एलोट्रोप है। याद रह जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन, ये कार्बन के एलोट्रोप्स है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने किया कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक, जिसमें अपन ने हाइड्रोकार्बन्स की बात करी। इसके अलावा कार्बन के कुछ और भी प्रमुख यौगिक होते हैं, पर इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अपन टॉपिक लेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक। उसमें अपन मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब करेंगे। उसी के अंदर कुछ और जो कार्बन से बनने वाले यौगिक है उनको अपन शामिल कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इस पे फोकस करो। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो था, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, वो अपन ने किया ना, मैथ है, प्रॉप वगैरह, और जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। एक था प्रीफिक्स, आगे का नाम, एक था सफिक्स, यानी पीछे का नाम। फिर मैंने आपको बताया क्या एलपीजी, सीएनजी क्या फ़र्क है, कैसे काम आती है। फिर अपन ने बात करी कार्बन के एलोट्रॉप्स की। तो ये था कार्बन का चैप्टर। अच्छा चैप्टर है, 10th लेवल तक में अपने आता भी है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही है। इसके आगे बात होती है फिर इसका नामकरण और खूब सारे बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम से अलग ही चैप्टर आ जाता है अपने 11th क्लास में, वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपने 10th तक है, तो अपन उतना ही करके जाएंगे। ठीक है, अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिख देता हूँ मैं जो भी है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, ट्रांसफर करो। आपके हाथ से नोट्स बनेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, आगे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।